आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी ग्लास स्लैब से लाइट जब उस पर स्ट्राइक करती है तो किस पाथ को फॉलो करते हुए उस ग्लास स्लैब से वो बाहर आती है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन के लॉज हम पढ़ चुके हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, लाइट कब बेंड होती है कब बेंड नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जिसमें हम पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट के बारे में। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट क्या होता है, इस बात को हमने समझना है। तो उससे पहले हम रे डायग्राम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की प्रोसेस क्या है। तो सपोज अगर हमारे पास एक कोई ग्लास स्लैब है, ये एक ग्लास स्लैब हमने कंसीडर की, ग्लास स्लैब, इसके ऊपर सपोज मीडियम है एयर और ये मीडियम है ग्लास। मान लेते हैं कोई लाइट एयर से ट्रैवल करके इस ग्लास स्लैब पर स्ट्राइक कर रही है। मान लेते हैं ये रे का नाम मैंने रखा पी क्यू। क्यू पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल एन, पी क्यू इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल है आई के इक्वल। अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो लाइट की स्पीड कम होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ को बेंड होना चाहती है। अगर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट ने सीधे जाना चाहिए। सपोज अगर यहाँ मीडियम नहीं चेंज हो रहा होता तो लाइट सीधे आगे बढ़ जाती अपने पाथ में। ये डायरेक्शन किसकी है, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। इंसिडेंट रे अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, बेंड नहीं होती तो सीधे जाती, लेकिन क्योंकि डेंसर मीडियम में जाना है तो लाइट इस पाथ को फॉलो ना करके टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गई, उस पाथ में ना जाके इस पाथ में आई और आर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। अब क्या होगा, ये जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के लिए मान लेते हैं ग्लास स्लैब का नाम है ए बी सी डी। तो इस ग्लास स्लैब में अभी जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो फेस ए बी से हुआ है। ए बी फेस पर पी क्यू इंसिडेंट रे आई, जाना सीधे चाहिए था, लेकिन डेंसर मीडियम होने की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके क्यू आर पाथ को फॉलो किया। अब ये जो क्यू आर रे है ये सी डी वाले फेस पे टकरा रही है, तो सी डी वाले फेस के लिए ये क्यू आर रे इंसिडेंट रे की जैसे व्यवहार करेगी। तो इस पॉइंट आर पर अब हमें पता करना है कि ये रे कहाँ जाएगी। तो फिर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर ये दूसरा नॉर्मल है। अब रे अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन फिर मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ मीडियम फिर से एयर है, तो फिर रे डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो डेंसर टू रेयरर जाते समय रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे कहीं ऐसे चली गई, आर एस पाथ को इसने फॉलो किया। जब ये रे क्यू आर इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो ये क्यू आर रे सी डी फेस के लिए इंसिडेंट रे है। क्यू आर रे सी डी फेस के लिए इंसिडेंट रे है, तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इस फेस के लिए, CD फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के जैसे बिहेव करेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस फेस पर कितना होगा, जितना कि ये एंगल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इसका ये भी R होगा। ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस फेस के लिए, तो ये एंगल कितना होगा ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ये एंगल सपोज थीटा के इक्वल है, और एक और चीज़, ये थीटा सेम उतना ही होगा जितना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस था फेस AB पर। मतलब जितने एंगल पर रे स्ट्राइक कर रही थी ग्लास स्लैब पर, उतने ही एंगल पर फाइनली ये इस ग्लास स्लैब से बाहर जाएगी। इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है थीटा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कब होता है या कब नहीं होता है ये थोड़ा सा देखेंगे। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल तभी होगा जब ये दोनों फेसेस AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों फेसेस AB और CD एक दूसरे के जब पैरेलल होंगे तो ये I और ये थीटा एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरी बात, अगर ये दोनों मीडियम सेम है, एयर और ये भी एयर, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो ही ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हमेशा नहीं होगा। कब होगा, जब ये मीडियम और ये मीडियम सेम हो, मतलब जहाँ से रे आ रही थी और फाइनली रे जहाँ जा रही है वो दोनों मीडियम सेम होने चाहिए। दूसरी बात कि ये फेसेस जो हैं ग्लास स्लैब के AB और CD ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस AB इंटरफेस पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। फॉर इंटरफेस AB अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू, रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, एयर टू ग्लास, तो ये इक्वल टू होगा A म्यू G के, एयर टू ग्लास A म्यू G, या इसी को हम क्या लिखते हैं म्यू G अपॉन म्यू A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्नेल्स लॉ अगर हम AB फेस पर अप्लाई करते हैं तो AB फेस पर स्नेल्स लॉ से हमें ये रिलेशन मिलता है। अब इसी स्नेल्स लॉ को हम CD फेस पर अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर इंटरफेस CD, तो CD इंटरफेस के लिए अप्लाई करें तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना है R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर थीटा इक्वल टू, रे कहाँ से कहाँ जा रही है ग्लास से एयर, तो G म्यू A, ग्लास टू एयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू A अपॉन म्यू G, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड, तो ये आ जाएगा साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू G साइन I अपॉन साइन R इनटू इक्वेशन सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है साइन R अपॉन साइन थीटा इक्वल टू RHS मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ RHS म्यू G अपॉन म्यू A और यहाँ RHS म्यू A अपॉन म्यू G। साइन R से साइन R कैंसिल, म्यू G से म्यू G कैंसिल, म्यू A से म्यू A कैंसिल, तो साइन I अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1
या साइन थीटा इक्वल टू साइन आई, इसका मतलब थीटा इक्वल टू आई। तो क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इमरजेंस है जब रे फाइनली बाहर आएगी वो उतने ही एंगल पर आएगी जितना कि वो इनिशियली फेस पर स्ट्राइक कर रही थी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये दोनों मीडियम सेम हो और ये दोनों फेस एक दूसरे के पैरेलल हो। तो हमने ये प्रूफ किया कि एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। अब बात करते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या लेटरल शिफ्ट किसको कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, अगर ये बेंड नहीं होती तो इसने सीधे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन रे बेंड होके कहीं इधर गई और फाइनली ये इस डायरेक्शन से बाहर आती हुई हमें नज़र आ रही है। फाइनली रे ने किस पाथ को फॉलो किया? आरएस पाथ। तो ये आरएस पाथ यानी कि इमर्जेंट रे का पाथ और इंसिडेंट रे का पाथ, इन दोनों पाथ में जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी कौन सा है? इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब रे उधर जा रही थी लेकिन उस डायरेक्शन से इतना शिफ्ट हुई है इधर। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी और इमर्जेंट रे कहीं और डायरेक्शन में निकली। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नाम लेटरल शिफ्ट होता है। इस डायरेक्शन से रे इतना शिफ्ट होके इस डायरेक्शन से बाहर आई है, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नाम लेटरल शिफ्ट रखा गया है। तो लेटरल शिफ्ट क्या है? लेटरल शिफ्ट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे when incident ray strikes obliquely on a glass slab with parallel faces is called lateral shift। तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब नॉर्मल से किसी एंगल पर अगर इंसिडेंट रे टकरा रही है, इसको ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो नॉर्मल से अगर किसी एंगल पर इंसिडेंट रे टकरा रही है मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो उस समय पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं, लेकिन ए बी और सी डी फेसेस एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब कैलकुलेट करते हैं कि ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है। क्या एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कब होता है? जब इस स्लैब के दोनों साइड मीडियम सेम हो और दूसरा स्लैब के फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हो। तो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर lateral shift। तो सपोज अगर हमारे पास ये कोई ग्लास स्लैब है
बी सी डी, ये एयर, ये भी एयर, और ये ए बी और सी डी फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी और सी डी फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। मान लेते हैं कोई लाइट इस ए बी फेस पर टकरा रही है। यहाँ पर हमने मान लेते हैं इस रे का नाम पी क्यू। ये एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। एन डैश एक नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेयर टू डेंसर जाना है, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे ने सीधे जाना चाहिए था। यह है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, लेकिन ड्यू टू बेंडिंग ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और यहाँ टकराई पॉइंट आर पर। पॉइंट आर पर अब ये हमारे पास इस पॉइंट पर टकरा रही है। हमें लेटरल शिफ्ट फाइंड आउट करना है कि कितना लेटरल शिफ्ट है। हमने यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये रे, ये सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, तो फाइनली रे ऐसे कहीं गई, आर एस पाथ को फॉलो किया। तो ये है हमारे पास लेटरल शिफ्ट इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, डी। लेटरल शिफ्ट ये हमने कैलकुलेट करना है। ये एंगल कितना होगा, ए बी सी डी के पैरेलल है और दोनों साइड मीडियम सेम है, तो ये भी उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था। अब हमें लेटरल शिफ्ट फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इंसिडेंट रे के पाथ में। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम एम है। पॉइंट आर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इंसिडेंट रे के पाथ में, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एम। तो ये आर एम किसके इक्वल होगा, डी। तो अगर हमें डी कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है हमें आर एम कैलकुलेट करना है। आर एम की जो वैल्यू आएगी वही लेटरल शिफ्ट है डी, तो इसको भी हम डी के इक्वल कह सकते हैं। तो हमें ये आर एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आर एम फाइंड आउट करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, क्यू एम आर। इन ट्रायंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करें तो इस ट्रायंगल में ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, शायद ये एंगल की वैल्यू होगी आई माइनस आर के इक्वल। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल आई है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल देखें तो ये पूरा एंगल भी आई होगा। इस आई के वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल आई, उसमें से ये एंगल आर है, तो इस पूरे आई में से आर माइनस कर दें तो ये एंगल बचेगा आई माइनस आर। तो ट्रायंगल क्यू एम आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू एम आर, जो कि एम पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल में हम फाइंड आउट करते हैं साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आई माइनस आर के लिए परपेंडिकुलर आर एम की वैल्यू किसके इक्वल है, डी। तो आर एम की वैल्यू डी के इक्वल अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो 90 एम पर है, तो इसके सामने साइड क्यू आर, तो डी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी क्यू आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब जो लेटरल शिफ्ट है डी, इसको हमने निकालने के लिए क्यू आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यू आर यानी कि ये साइड हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब अगर हम क्यू आर साइड को गौर से देखें तो क्यू आर साइड किस ट्रायंगल में आ रही है, क्यू एन डैश आर में।
क्यू आर साइड किस ट्रायंगल में आ रही है, क्यू एंड डैश आर। क्यू एंड डैश भी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम इन ट्रायंगल क्यू एंड डैश आर में जाते हैं। क्यू एंड डैश आर में ये एंगल है आर के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं कॉस आर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर के लिए बेस कितने हैं, क्यू एंड डैश, क्यू एंड डैश अपॉन हाइपोटेनियस कितने हैं, क्यू आर। ये क्यू एंड डैश क्या है, इस स्लैब की थिकनेस। मान लेते हैं इस स्लैब की थिकनेस है टी के इक्वल। क्यू एंड डैश क्या है, क्यू एंड डैश इक्वल टू टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो कॉस आर की वैल्यू आ गई, क्यू एंड डैश है टी के इक्वल अपॉन क्यू आर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर। इस क्यू आर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू रखते हैं तो d इक्वल टू क्यू आर की जगह t अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बनता है। तो लेटरल शिफ्ट d इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। टी क्या है, टी इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है। कैसे कैलकुलेट किया हमने, सबसे पहले हम ट्रायंगल क्यू एम आर में गए, वहाँ से हमने साइन आई माइनस आर कैलकुलेट किया, d अपॉन क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वहाँ से d की वैल्यू हमें ये फाइंड आउट हुई। अब जैसे ही हमने d फाइंड आउट किया तो उसमें एक अननोन टर्म आ रहा है क्यू आर। इस क्यू आर को फाइंड आउट करने के लिए हम फिर दूसरे ट्रायंगल में गए क्यू एंड डैश आर। क्यू एंड डैश आर से कॉस आर फाइंड आउट किया, तो वहाँ से हमें क्यू आर की वैल्यू मिली। क्यू आर की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो हमें लेटरल शिफ्ट की वैल्यू ऐसी मिली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेटरल शिफ्ट जो है ग्लास स्लैब की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थिकनेस जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी लेटरल शिफ्ट उतना ज़्यादा होता जाएगा, मतलब इन दोनों रेज के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी। अब हमें ये पता करना है कि ये मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम लेटरल शिफ्ट। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम लेटरल शिफ्ट। तो हमें जो लेटरल शिफ्ट मिला है वो मिला d इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। लेटरल शिफ्ट की वैल्यू हमें ऐसी मिली। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस साइन आई माइनस आर को ओपन करते हैं। आई को हमने ए बोला और आर को बी, तो साइन ए माइनस बी इस फॉर्मूले से ओपन करते हैं। तो डी इक्वल टू आएगा टी अपॉन कॉस आर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो d इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, या हम ऐसा कर सकते हैं, इस कॉस आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से। तो कॉस आर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस आर से कॉस आर कैंसिल, तो ये बचेगा साइन आई। कॉस आर से वहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। कॉस आर को हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर साइन आर और कॉस आर को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन का नाम रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। हम जानते हैं सिंस साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से साइन आर हमें कितना मिलेगा, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। साइन आई अपॉन साइन आर म्यू के बराबर होता है, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, साइन आई बाई म्यू। तो ये जो साइन आर है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन आई बाई म्यू। ऐसे ही अगर मैं कॉस आर को कन्वर्ट करूँ साइन के टर्म में, तो कॉस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। कॉस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। साइन आर की वैल्यू ये है साइन आई बाई म्यू, साइन आर की वैल्यू साइन आई बाई म्यू, यहाँ पुट करो तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर। साइन आर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो कॉस आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, या कॉस आर की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 अपॉन म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो ये हमें मिला साइन आर और ये हमें मिला कॉस आर। तो साइन आर और कॉस आर दोनों को हमने कन्वर्ट किया। इन दोनों साइन आर और कॉस आर की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन आर एंड कॉस आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो d इक्वल टू आ जाएगा t साइन आई माइनस कॉस आई। साइन आर की जगह हमें क्या रखना है, साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू, साइन आर की जगह साइन आई बाई म्यू, और कॉस आर की जगह ये वैल्यू, कॉस आर कितना है 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये हमने साइन आर और कॉस आर की वैल्यू पुट की। साइन आर की जगह क्या रखा, साइन आई बाई म्यू, कॉस आर की जगह क्या रखा, 1 बाई म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो ऐसा करने से ये रिलेशन क्या बन गया, d इक्वल टू टी, इन दोनों टर्म में साइन आई कॉमन है, साइन आई कॉमन लिया तो ये बचा 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू से म्यू कैंसिल अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है साइन पर। तो इसका मतलब लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम तब होगा जब साइन मैक्सिमम हो, तो d विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन आई विल बी मैक्सिमम
लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम तब होगा जब साइन आई मैक्सिमम होगा। साइन आई की मैक्सिमम वैल्यू, साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो फॉर डी टू बी मैक्सिमम साइन आई इक्वल टू होना चाहिए 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और ये 1 तब होगा जब ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम तब हो सकता है जब साइन आई की वैल्यू 1 आए, और साइन आई 1 तब आएगा जब आई की वैल्यू 90 डिग्री हो। मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्मल से 90 डिग्री पर अगर ये रे आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। जब किसी सरफेस पर, ये अगर ग्लास स्लैब है, इस सरफेस पर ये रे ऐसे टकराई नॉर्मल से 90 डिग्री पर, तो इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस। ऐसे ही अगर कोई रे इसी सरफेस के ही पैरेलल ऐसे चली गई, तो इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो हमें दो नाम और याद रखने, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है और ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है। हमने नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ा है, जब लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो नॉर्मल इंसिडेंस, उस समय पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। दूसरा ऑब्लिक इंसिडेंस, अगर नॉर्मल से किसी एंगल पर लाइट आई तो ऑब्लिक इंसिडेंस। तीसरा ग्रेजिंग इंसिडेंस, अगर नॉर्मल से 90 डिग्री पर रे आ रही है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम होने के लिए आई की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये रे इस सरफेस के ही पैरेलल, इस सरफेस को ही टच करते हुए आनी चाहिए। मतलब इस सरफेस, ये ए बी सरफेस को ग्रेज करते हुए आनी चाहिए। मतलब कैसा इंसिडेंस होना चाहिए, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो उस समय पे लेटरल शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कितनी होगी ये यहाँ से पता चलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डी मैक्सिमम इक्वल टू, आई की जगह क्या पुट कर देंगे, 90, तो टी साइन 90 इंटू 1 माइनस, यहाँ आई की जगह 90 रखते हैं, कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो डी मैक्सिमम आएगा साइन 91 टी के बराबर। तो इसका मतलब जो ये मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट हो सकता है वो मैक्सिमम इस ग्लास स्लैब की थिकनेस के ही बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लेटरल शिफ्ट ग्लास स्लैब की थिकनेस से कभी ज़्यादा नहीं होगा, और ग्लास स्लैब की थिकनेस के बराबर कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कैन नॉट एक्सीड from the thickness of slab। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट ग्लास स्लैब की थिकनेस से ज़्यादा नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, समझना है थोड़ा सा। लेटरल शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड कर रही थी साइन पर। साइन अगर डी को मैक्सिमम होना है तो इसका मतलब साइन को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो साइन में मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो जब साइन की वैल्यू 1 आएगी तो भी डी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो साइन में 1 तभी आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो। तो इसलिए मैक्सिमम शिफ्ट की वैल्यू टी के बराबर आई। तो इससे ज़्यादा शिफ्ट कभी भी हमें ये नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मिनिमम शिफ्ट। तो फॉर डी टू बी मिनिमम, लेटरल शिफ्ट के मिनिमम होने के लिए ये डी मिनिमम तब होगा जब ये साइन आई मिनिमम हो। साइन आई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और साइन में सबसे छोटी वैल्यू होती है 0,
और ये तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होने का मतलब ये रे नॉर्मल के ही अलोंग आनी चाहिए। मतलब कैसा इंसिडेंस होना चाहिए? नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस जब होगा उस समय पे लेटरल शिफ्ट की वैल्यू मिनिमम होगी। कितनी होगी वो फिर यहीं से पता चलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन टू में हम आई की जगह ज़ीरो पुट करते हैं। तो अगर आई की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, तो लेटरल शिफ्ट ज़ीरो। तो मिनिमम लेटरल शिफ्ट ज़ीरो के इक्वल होगा कब? जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब रे नॉर्मल के ही अलोंग आ रही हो। और मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट टी के इक्वल होगा। टी मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब। कब? जब ग्रेजिंग इंसिडेंस हो, मतलब रे 90 डिग्री पर आनी चाहिए नॉर्मल के साथ। तो इसका मतलब जो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू है, लेटरल शिफ्ट 0 से लेके टी के बीच में होगा या उसके बराबर होगा। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो लेटरल शिफ्ट में इतना ही है, डेरिवेशन हमें आना चाहिए। लेटरल शिफ्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन अ रे स्ट्राइक्स ऑब्लिकली ऑन एन स्लैब हैविंग पैरेलल फेसेस। जब कोई रे किसी ऑब्लिक इंसिडेंस पर आए, नॉर्मल से किसी एंगल पर आए, तो उस समय पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसको हम नॉर्मल शिफ्ट लेटरल शिफ्ट कहते हैं। बाकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम लेटरल शिफ्ट की कंडीशंस पता होनी चाहिए।